आज कक्षा 11वीं भौतिकी में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान हमेशा अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को क्रमशः बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्रमशः बढ़ते जाता है। इसमें एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश हो जाता है और प्रकाश किरण अंतर पृष्ठ के समांतर चली जाती है। आपतन कोण के इस मान को, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, पहले वाले चित्र में आपतन कोण का मान कम था, सघन से विरल नीचे से ऊपर की ओर गया, फिर उस मान को दूसरे में बढ़ाया गया, तीसरे में और बढ़ाया गया। पहले स्थिति में अपवर्तन कोण कम था, फिर दूसरी स्थिति में ठीक 90 अंश हुआ, लेकिन जब आपतन कोण को और बढ़ा दिया गया तो वह उसी मार्ग में वापस परावर्तित हो गया। क्रांतिक कोण का मान माध्यमों के जोड़े पर निर्भर करता है। इस प्रकार सघन माध्यम के उस आपतन कोण को, जिसके लिए संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको IC यानी क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ाएं तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में, सघन माध्यम जहां से वो आपतित हुई थी, परावर्तित हो जाती है और यहाँ ये परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में, अर्थात सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो परिभाषा मिला, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहला है प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम, जिसको हम जल लिए हैं, से विरल माध्यम अर्थात वायु में प्रवेश करती है। सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को I और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण को R लेते हैं। तो स्नेल के नियम से जो पढ़ते हैं, W/μA, अर्थात W यानी वाटर, A यानी एयर, तो जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक W/μA। म्यू का सूत्र होता है sin I बटे sin R, अर्थात आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, तो sin I बटे sin R। अब यहाँ आपतन कोण I के जगह में क्रांतिक कोण लेना है, इसलिए I = IC और R अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के लिए 90 अंश हो जाता है, तो R = 90 अंश। इस मान को रख देंगे तो W/μA = sin IC अपान sin 90 अंश। तो W/μA = sin IC और sin 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए W/μA = मिला sin IC। और हम जानते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, अर्थात जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ठीक व्युत्क्रम होता है हवा के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का। इसके पहले कल फोटो में हम डाल दिए थे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में। तो इस प्रकार 1/a/μW लिखा जा सकता है W/μA के जगह पर, तो ये बराबर हो जाएगा sin IC के। इसको हल करेंगे तो a/μW बराबर 1/sin IC। इस समीकरण को μ = 1/sin IC भी लिखा जाता है, क्योंकि हवा के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को म्यू भी लिखते हैं, और 1/sin का सूत्र होता है कोसेक, इसलिए म्यू = कोसेक IC। यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में एक संबंध
है। अब क्रांतिक कोण किन किन बातों पर निर्भर करती है? क्रांतिक कोण की निर्भरता, तो क्रांतिक कोण प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, उसके तरंग दैर्ध्य पर, सघन और विरल माध्यम के जोड़े पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे हीरे का चमकना, पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, सिक्के का वायु में लटकते हुए दिखाई देना, कांच की परखनली का चमकते हुए दिखाई देना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। और भी उदाहरण दिए हैं इसमें, काजल पुंती गेंद का पानी में चमकना, मरीचिका मरीचिका से प्रश्न आता है। दो प्रकार के मरीचिका होते हैं। रेगिस्तान में ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या जलाशय या पानी होने का भ्रम पैदा होता है, अर्थात वहां पर पेड़ उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं, ये मरीचिका के कारण होता है। ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मछली का दृष्टि क्षेत्र, अगर इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो ये दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रयोग दिए हैं। आगे हमें देखना है प्रकाशिक तंतु। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। यह परिभाषा हो गई प्रकाशिक तंतु की। इसकी बनावट चित्र में दी है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, क्रोड, ब्लेंडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट। जो क्रोड होता है, यह उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका, जिनका पूर्णांक 1.5 से अधिक होता है, से बना होता है। क्लेंडिंग, इसके ऊपर कांच का एक परत चढ़ी होती है। और तीसरा सुरक्षात्मक जैकेट, यह विद्युत रूसी पदार्थ का बना होता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार प्रकाशिक तंतु क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि और चित्र भी आप बुक से देख सकते हैं। इसका उपयोग दूरसंचार में सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो ये इस प्रकार आपका समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन को पढ़ेंगे।